पूरा चैप्टर समाप्त कर लिया है। अब सभी लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। इस चैप्टर से हम जो आगे अगला चैप्टर नहीं स्टार्ट करने वाले, क्योंकि थंबनेल जिस टाइप का होता है उसी टाइप पढ़ाया जाता है। तो हम आज जो है इस चैप्टर के पूरे सारांश की चर्चा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर की चर्चा करेंगे। देखो ध्यान दें, तो हमने कहा कि सबसे पहले हम लोग एक जो चैप्टर पढ़ रहे थे, जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं शुरू से, वो जो है लेक्चर वाइज आप पढ़ सकते हैं, आप जो है चैनल पे जाकर, ठीक है, ध्यान दो। तो हमने कहा कि सबसे पहले ये चैप्टर था कौन सा, बोलिए, ठोस अवस्था। कौन सा चैप्टर था? ठोस अवस्था। तो बात आती ठोस क्या है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ठोस के बारे में पढ़ा था और एक शब्द आया था घटक कण। हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए, ताकि उनको भी तैयार हो जाए। देखो, तो हमने कहा कि अगर देखा जाए ठोस क्या होता है, तो अगर घटक कण की बात करें तो यहाँ पे घटक कण क्या आएंगे, तीन प्रकार से दिखाए जाते हैं, या तो परमाणु होगा, या तो अणु होगा, या तो आयन होगा, ठीक है। अगर यही घटक कण क्या होते हैं कि अपने निश्चित बिंदु पर स्थित होकर इधर उधर कंपन करें परंतु अपना स्थान ना छोड़े, तो उसे क्या कहा जाता है, बोलिए, उसे कहा जाता है ठोस कहा जाता है। अब ठोस के गुणों की बात करें, जो ठोस होता है वो उसके जो है कई सारे गुण होते हैं, लेकिन कुछ गुणों की हम चर्चा किए थे। जैसे पहली बात तो बताएं कि इनका आयतन आकार निश्चित होता है। अगर आयतन आकार निश्चित है तो इसका मतलब जो घटक कण होंगे अत्यधिक पास पास होंगे। अगर अत्यधिक पास पास है तो उसका क्या रीजन है, हम कहेंगे आकर्षण बल उनके बीच क्या होता है, अत्यधिक लगता है। अगर जो पास पास आ गए तो उनके बीच जो खाली स्थान होगा, अंतरा आणविक स्थान जिसे कहते हैं, या अंतरा आणविक दूरी बहुत कम होगी। और हम कहेंगे जब पास ही हो गए तो इन्हें दबाया नहीं जा सकता, अर्थात सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि ये जो है क्या होते हैं, हम कहेंगे असंपीड्य होते हैं। ये सब बात हमने बताया है। अब देखिए, ठोस के प्रकार की बात अगर करें तो जो ठोस के प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के हमने बताया था। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान दें, क्रिस्टलीय ठोस में हमने ये बताया कि अगर घटक कण निश्चित एवं नियमित क्रम में व्यवस्थित हो जाए तो उसे कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस में हमने बताया था जिनके घटक कण क्या होते हैं, अनिश्चित और अनियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये बात हमने पढ़ा है, बोलो भाई। उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने कहा है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसे भी किसके आधार पर बांटा गया है, अंतरा आणविक बलों के आधार पर बांटा गया है चार भागों में। याद करिए, आपको पढ़ाया गया है वो चार पार्ट, कौन कौन सा था वो भी ध्यान दे लेते हैं। देखिए, पहले हमने बताया था आणविक ठोस। पहले क्या बताया था, आणविक ठोस के बारे में बताया। दूसरा बताया था आयनिक ठोस, और तीसरा बताया था धात्विक ठोस, और चौथा था सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। ध्यान दें, पहला हमने कहा आणविक ठोस। जो लोग पढ़े हैं वो रिवीजन करते चलिए और साथ साथ बोलते चलेंगे तो मनोबल बना रहेगा, ठीक है, और पढ़ने में भी मजा आएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। तो बताइए, चार प्रकार के जो है क्रिस्टलीय ठोस अंतरा आणविक बलों के आधार पे होते हैं। पहला बोलिए हमारे साथ, पहला क्या होगा, आणविक ठोस। दूसरा क्या होगा, आयनिक ठोस। तीसरा क्या होगा, बोलिए, धात्विक ठोस। और चौथा क्या होता है, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। बोलो, क्लियर है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे आणविक ठोस की, तो आणविक ठोस मतलब जिनके घटक कण अणुओं के रूप में होते हैं और वे क्या होते हैं, बोलिए, दुर्बल बलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो नाम क्या होता है, बोलो, आणविक ठोस। आणविक ठोस को भी हमने कहा था तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या एक अध्रुवीय आणविक ठोस। बोलो, यही बताया था। अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में हमने बताया है। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब जिनके घटक कण क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। अध्रुवीय में क्या होगा, दुर्बल बल लगता है, ये बात हमने बताया था। अध्रुवीय का मतलब हमने बताया था कि ऐसे मान लीजिए कोई कण है, घटक कण है, अगर उस पे कोई इलेक्ट्रॉन का इधर उधर आवागमन नहीं हुआ है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आता है, अर्थात कोई ध्रुव नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाए तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु। इसे क्या बोलेंगे, ध्रुवीय अणु कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, अध्रुवीय अणु, क्योंकि यहाँ पे
कोई जो है हम कहेंगे कोई भी आवेश जो है इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखो, तो अगर हमने कहा कि अध्रुवीय अणु आपस में क्या होते हैं, दुर्बल बलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो नाम पड़ जाता है क्या, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये सब बात हमने बताई थी। अध्रुवीय में क्या होता है कि जो ध्रुवीय होते हैं ये दो ध्रुवों से बने होते हैं। एक धनात्मक ध्रुव होता है, पॉजिटिव पोल होता है, दूसरा ऋणात्मक ध्रुव यानी कि निगेटिव पोल होता है, और इसको पूरा ध्रुवी को बोला जाता है द्विध्रुव। क्या बोलते हैं बोलो, द्विध्रुव कहते हैं। तो बताओ, एक द्विध्रुव दूसरे द्विध्रुव से जुड़ेगा इस प्रकार से, तो बताओ ये भी द्विध्रुव, ये भी द्विध्रुव, और उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाएगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या कहलाता है बोलिए, द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। तो हमने कहा द्विध्रुव आकर्षण बल से अगर जुड़े रहे तो नाम क्या हो जाता है, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसी प्रकार हमने बताया था, बोलिए आगे बताया था आयनिक ठोस, जिसमें क्या होते हैं, क्या घटक कण आयनों के रूप में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आयनिक ठोस, जैसे NaCl है। ठीक है, इसके बाद हमने सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस बताया था, जिसमें घटक कण सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, वो सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस होता है। ये भी बात हमने बताया था, बोलो क्लियर है। और हमने उसमें बताया था कि डायमंड हो जाएगा, हीरा आता है, ग्रेफाइट आता है सहसंयोजी नेटवर्क ठोस में। इसके बाद हमने क्रिस्टल जालक की बात कही थी कि बिंदुओं को बार बार मिलाने से जो एक भारी भरकम संरचना मिलती है, उसे क्या कहते हैं बोलिए, उसे कहा जाएगा, उसे कह देते हैं हम लोग, क्या बोलिए, उसे कह देते हैं, ऐसे बहुत जालनुमा संरचना बनी थी, उसे हम लोग क्या कह देते हैं बोलिए, उसे कहा जाता है क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक की इकाई को क्या कहते हैं बोलिए, एकक कोशिका। यही बात बताया था। एकक कोशिका के प्रकार हमने पढ़ा था। एकक कोशिका दो प्रकार की होती है, सरल या आद्य एकक कोशिका, और दूसरा हमने क्या बताया था, केंद्रित एकक कोशिका। अगर जो है देखा जाए एकक कोशिका में उपस्थित जो जालक बिंदुएं हैं उन्हें क्या कहते हैं बोलो, एकक कोशिका में उपस्थित जो बिंदुएं हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। ये भी बात हमने बताया था, ध्यान दें, हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, ध्यान दें। हमने कहा था कि अगर देखा जाए जो एकक कोशिकाएं हैं उसमें जो है अगर देखे प्रकार की, तो सरल या आद्य एकक कोशिका उसे कहेंगे जब जालक बिंदुएं, ध्यान दें, जब जालक बिंदुएं क्या होती हैं, केवल कोनों पर पाई जाए। जालक बिंदुएं कहाँ पाई जाए, केवल कोनों पर पाई जाए, तो उसे सरल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। ये बात बताए थे। अगर कोनों के साथ साथ अगर इस एकक कोशिका के किसी अन्य भाग के केंद्र में पाई जाए तो नाम क्या हो जाता है, केंद्रित एकक कोशिका। हमने बताया था ये तीन प्रकार का होता है। पहला अंतः या काय केंद्रित, अगर कोनों के साथ साथ इस कोशिका के बीचों बीच एक पाई जाए तो नाम अंतः या काय केंद्रित हो जाता था, याद करिए। उसके बाद अगर बीचों बीच ना पाई जाने के कारण, अगर हमने कहा कि ये जो है क्या होता है, फलकों के बीच में पाई जाए, सभी फलकों के बीच में पाई जाए, तो नाम क्या पड़ जाता है बोलिए, उसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ये बताया था। अगर हमने कहा कि ये बताइए, अगर जो है क्या होगा कि किसी दो विपरीत फलक के मध्य पाई जाए, किसी दो विपरीत फलक के मध्य पाई जाए, या तो ऊपर या नीचे, तो नाम क्या हो जाएगा बोलो, उसे अंत केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ये भी बात हमने बताया था, बात क्लियर है बोलो। उसके बाद हमने कहा कि एकक कोशिका के प्रकार के बाद एकक कोशिका में संबंधित जो है कुछ टॉपिक थे, जैसे हमने कहा था ये परमाणुओं की संख्या निकालना, याद करिए। हमने बताया था कि SCC सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती, एक होती है। BCC में परमाणुओं की संख्या बॉडी सेंटर की क्या होती, दो होती है। CCP या FCC या HCP, इन सब की अगर बात करते तो परमाणु की संख्या कितनी आती है, 4 आती है। ये सब हमने पढ़ाया है, बोलो। उसके बाद हमने बताया था निविड़ संकुलन संरचना। निविड़ संकुलन संरचना मतलब जब ये है क्या कहते हैं, जालक बिंदुओं को गोले के रूप में प्रदर्शित कर लिया जाता है, तो उससे बनी संरचना को क्या कहते हैं, निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ये भी बात हमने बताया था। और अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार का था, एक विमा में निविड़ संकुलन, द्विविमा में निविड़ संकुलन, और क्या पढ़ा था, त्रिविमा में निविड़ संकुलन। ये बात हमने बताया था। अब देखो
उसके बाद हमने क्या पढ़ाया, यहाँ पे हमने बताया था संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है, किसी गोले द्वारा, किसी एकक कोशिका में गोले द्वारा घेरा गया है कुल आयतन, कुल प्रतिशत आयतन संकुलन क्षमता होती है। सबके लिए अलग अलग संकुलन क्षमता हमने बताया है। उसके बाद हमने रिक्तिका बताया कि 100 में से संकुलन क्षमता घटा दो तो उसकी क्या आएगी, रिक्तिका। जो गोलों के घेरने के बाद आयतन एकक कोशिका में बचता है वो क्या हो जाता है, बोलो, एकक कोशिका हो, सॉरी, रिक्तिका हो जाती है, ये बताया था। फिर घनत्व हमने बताया था, घनत्व का सूत्र हमने बताया था, बताओ क्या होता है, D बराबर क्या होता है, Z गुणते यम अपान A क्यूब, यानी यही हमने बताया था फार्मूला। बोले भाई, ये फार्मूला हमने घनत्व का बताया था। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने बताया कि विद्युतीय गुण क्या होते हैं। तो विद्युतीय गुण की अगर बात करें तो विद्युतीय गुण के आधार पे 3 प्रकार के पदार्थ बताए थे। एक चालक होता है, एक अर्धचालक होता है, एक अचालक होता है। फिर उसके बाद हमने बताया आज चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुण के आधार पे कितने होते हैं बताइए, कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहले हमने कहा थोड़ा आकर्षण होगा चुंबकीय क्षेत्र में जाने पर तो नाम अनुचुंबकीय, थोड़ा प्रतिकर्षण होगा तो नाम प्रतिचुंबकीय, अत्यधिक आकर्षण होगा तो नाम क्या होगा, बोलो, लौह चुंबकीय, अत्यधिक प्रतिकर्षण होगा तो नाम क्या हो जाएगा, बोलो, क्या कहलाएगा, उसे हम कह देंगे प्रतिलौह चुंबकीय। अगर जो है अनुचुंबकीय से थोड़ा ज्यादा आकर्षण हो और लौह चुंबकीय से थोड़ा कम आकर्षण हो, अर्थात दुर्बल रूप से आकर्षण हो, तो नाम क्या कहलाएगा, फेरी चुंबकीय। ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने समाप्त किया, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सभी।